मापन के अर्थ और मापन के प्रकृति की बात पिछले वीडियो में हो गई थी। तो इस वीडियो में जो है हम मापन के स्तर के बारे में बात करेंगे। लेवल ऑफ मेजरमेंट। विभिन्न चरों के मापन के प्रमुख रूप से 4 स्तर होते हैं। इन स्तरों को मापन के 4 पैमाने भी कहा जाता है, क्योंकि इन चारों स्तरों या पैमानों पर ही समूह के विभिन्न व्यक्तियों की विशेषताओं या योग्यताओं का वर्णन किया जाता है। ये चारों स्तर में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, मतलब चारों स्तर जो है अलग अलग तरह से नाप करते हैं। प्रत्येक स्तर की कुछ विशेषताएं, नियम और सीमाएं होती हैं जो दूसरे स्तर से अलग होती हैं। इसी आधार पर मापन को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो है वो होता है नामित स्तर। दूसरा जो होता है उसको क्रमित स्तर बोलते हैं। तीसरा जो है उसको अंतराल स्तर बोलते हैं। और चौथा जो होता है वो अनुपातिक स्तर बोला जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे नामित स्तर के बारे में। नामित स्तर क्या होता है? यह सबसे निम्न स्तर का परिमार्जित स्तर का मापन होता है। नामित स्तर मतलब सबसे लो टाइप का होता है। इसमें किसी भी व्यक्ति वस्तु की विशेषता के प्रकार के आधार पर उसे कुछ वर्गों या समूहों में बांटा जाता है। इस प्रकार का मापन किसी गुण या विशेषता के आधार पर किया जाता है। इसका विभाजन जिन वर्गों या समूहों में किया जाता है उन वर्गों में किसी तरह का कोई अंतर निहित क्रम या संबंध नहीं पाया जाता है। प्रत्येक भाग विशेषता के किसी एक प्रकार की अभिव्यक्त करता है। गुण के प्रकारों को एक एक नाम, शब्द, अंक, अक्षर अथवा अन्य कोई संकेत दे दिया जाता है। नामित स्तर के जो है उदाहरण के लिए हम समझेंगे कि विषयों के आधार पर स्नातक छात्रों को कला, वाणिज्य, विज्ञान के आधार पर, निवास के आधार पर लोगों को ग्रामीण अथवा शहरी में, लिंग के आधार पर पुरुष तथा स्त्री, फर्नीचर को कुर्सी में, स्टूल आदि में तथा फलों को आम, सेब, केला, अमरूद आदि में नापना जो है वो नामित मापन के उदाहरण है। मतलब नाम के आधार पर ही इसमें जो है मापा जाता है और ग्रुप बनाए जाते हैं। दूसरा जो स्तर होता है उसको बोलते हैं क्रमित मापन। यह मापन नामित मापन से कुछ अधिक सुधरा हुआ होता है। मतलब इसका स्तर जो है नामित मापन से कुछ ज़्यादा अच्छा होता है। यह किसी विशेषता की मात्रा के आधार पर अवलंबित होता है। इस तरह के मापन में सदस्यों या वस्तुओं को उनमें निहित किसी गुण की मात्रा के आधार पर कुछ ऐसे वर्गों में बांट दिया जाता है जिसमें एक क्रम निहित होता है। मतलब इसमें जो है एक क्रम में बांटा जाता है। इन समस्त वर्गों को कोई नाम, शब्द, अक्षर, प्रतीक या अंक प्रदान कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर प्रतिभाशाली, सामान्य और कमजोर छात्रों के विभक्त करना भी जो है क्रमित मापन का उदाहरण है। क्रमित मापन के प्रमुख उदाहरण के बारे में देखते हैं। क्रमित मापन के प्रमुख उदाहरण है छात्रों को परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उनको श्रेणी प्रदान करना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या उनको अनुत्तीर्ण कर देना। छात्रों को उनकी कक्षा के आधार पर प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या स्नातक स्तर में विभक्त करना। लंबाई के आधार पर बांट देना, लंबा, सामान्य, छोटा या नाटा। विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवक्ता, रीडर, प्रोफेसर के रूप में बांटना। अभिभावक को उनके सामाजिक स्तर के आधार पर बांट दिया जाना, जैसे कि उच्च सामाजिक स्तर, मध्यम और निम्न सामाजिक स्तर के लोग। इस प्रकार से इसमें जो है एक ग्रुप बना दिया जाता है और एक जैसे लोगों को एक ग्रुप में रखा जाता है। तीसरे तरह का जो मापन होता है उसको कहते हैं अंतराल मापन। अंतराल मापन जो होता है वो नामित मापन और क्रमित मापन दोनों से अधिक परिमार्जित होता है, मतलब ज़्यादा शुद्ध होता है। यह मापन गुण की मात्रा के परिणाम पर अवलंबित होता है। इस प्रकार के मापन में सदस्यों या वस्तुओं में उपस्थित गुण की मात्रा को इस तरह की इकाइयों के द्वारा व्यक्त किया जाता है कि किन्हीं दो निरंतर इकाइयों में अंतर समान रहता है। इसीलिए इसको जो है अंतराल मापनी कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे इसमें क्या होता है। विद्यार्थियों को उनकी भाषा योग्यता के आधार पर अंक प्रदान करना। यह स्पष्ट है कि 20 और 21 अंक के मध्य वही अंतर है जो 26 एवं 27 अंक के मध्य है। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति, रुचि तथा बुद्धि आदि का मापन प्रायः इसी मापन द्वारा किया जाता है। इस स्तर के मापन की इकाइयाँ समान दूरी पर स्थित अंक होते हैं। इन इकाइयों के साथ गणितीय संक्रियाओं में जोड़ घटाना किया जा सकता है। आंतरिक मापन में परम शून्य या वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है, किंतु इसमें मापन से जो प्राप्त परिणाम होते हैं वो सापेक्षिक होते हैं, परंतु निरपेक्ष नहीं होते हैं। इस स्तर पर शून्य बिंदु हो सकता है, परंतु यह आभासी होता है। जैसे यदि कोई छात्र विज्ञान विषय में शून्य अंक अर्जित करता है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह छात्र विज्ञान विषय के बारे में कुछ नहीं जानता है। इस शून्य का अर्थ केवल इतना होता है कि वह छात्र प्रयुक्त किए गए विज्ञान परीक्षण में प्रश्नों का उचित समाधान खोजने में असफल रहा, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पूरे विषय में कुछ भी नहीं आता। हो सकता है कि किसी दूसरे परीक्षण में वही बालक उसी विषय में और अच्छे अंक प्राप्त कर ले।
क्योंकि हो सकता है कि जो प्रश्न उसमें दिए जाएँ वो उसका उचित समाधान खोज ले। अगर किसी छात्र किसी तरह से विज्ञान में 100 में 100 अंक आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं माना जाना चाहिए कि उसको सारी चीज़ें आती हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रश्न पत्र तैयार किया गया था उसकी सारी चीज़ें उस बालक को आती हैं। चौथा और सबसे अधिक जो परिमार्जित मापन होता है उसे कहते हैं अनुपातिक मापन। अनुपातिक मापन अन्य समस्त मापनों से अधिक परिमार्जित होता है। इस मापन में अन्य मापन की समस्त विशेषताओं के साथ साथ परम शून्य या वास्तविक शून्य की संकल्पना निहित होती है। मतलब इसमें जो है शून्य होता है। परम शून्य वह स्थिति है जिसे कोई विशेषता पूर्ण रूपेण अस्तित्व विहीन हो जाती है। जैसे लंबाई, भार, ऊंचाई, दूरी, छात्र संख्या, पुस्तक संख्या आदि भौतिक चरों का मापन अनुपातिक मापन है, क्योंकि लंबाई, भार एवं दूरी के पूर्ण रूपेण अस्तित्व विहीन होने की कल्पना की जा सकती है, किंतु इसकी दूसरी विशेषता इस पर प्राप्त मापों की तुलनीयता है। मतलब अनुपातिक मापन प्रायः प्रयुक्त मापन को अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। अब कैसे व्यक्त करते हैं इसको देख लेते हैं। जैसे कि 70 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति 35 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति से 2 गुना अधिक भार वाला कहा जाएगा। किंतु अगर किसी व्यक्ति की IQ जो है 140 है और एक व्यक्ति की IQ 70 है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम ये कह दें कि वो व्यक्ति पहले व्यक्ति से 2 गुना बुद्धिमान है। जैसे 35-35 किलोग्राम वाले दो व्यक्ति भार की दृष्टि से 70 किलोग्राम वाले व्यक्तियों के समान हो जाएंगे, लेकिन 70-70 IQ वाले दो व्यक्ति जो हैं वो 140 IQ वाले व्यक्ति के बराबर बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो है मापन के प्रकार की, टाइप ऑफ मेजरमेंट्स। मापन के जो प्रकार हैं वो 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, मानसिक मापन। मानसिक मापन के अंतर्गत विभिन्न मानसिक क्रियाएं जैसे बुद्धि, रुचि, अभियोग्यता, उपलब्धि आदि का मापन किया जाता है। इसकी प्रकृति सापेक्षिक होती है, अर्थात इसमें प्राप्तांकों का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता है, किसी के सापेक्ष ही उसका नाप लिया जाता है। जैसे कि किसी शिक्षक के कार्य का मापन श्रेष्ठ, मध्यम या निम्न रूप में किया जाता है, किंतु कितना श्रेष्ठ, कितना निम्न या कितना मध्यम यह नहीं कहा जा सकता। अतः मानसिक मापन में जो है अग्रलिखित विशेषताएं होती हैं। मानसिक मापन में जो है कोई वास्तविक शून्य नहीं होता। मानसिक मापन की इकाइयाँ एक समान नहीं होती, इनकी इकाइयाँ सापेक्ष मूल्य की होती हैं। जैसे 13 और 14 मानसिक आयु के बालक में उतना अंतर नहीं होता है जितना 7 और 8 मानसिक आयु के बालक में होता है, यद्यपि निरपेक्ष अंतर दोनों में एक ही वयस्क का है। मानसिक मापन में किसी गुण का आंशिक मापन ही संभव हो पाता है। मानसिक मापन आत्मनिष्ठ होता है और प्राय मानकों के आधार पर ही इसकी तुलना की जाती है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है भौतिक मापन। भौतिक मापन में जैसे हम भौतिक चीज़ों को मापते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की भौतिक गुण हो गए, जैसे लंबाई, दूरी, ऊंचाई, इन सब का मापन किया जाता है। इनकी प्रकृति जो होती है निरपेक्ष होती है और इसके प्राप्तांक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। भौतिक मापन की क्या विशेषता है, सबसे पहली विशेषता तो है कि भौतिक मापन में जो है एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है जहाँ से कार्य को प्रारंभ करते हैं। अगर हम बोलें कि कोई लंबाई 5 फीट है तो इसका अर्थ है कि 0 से 5 ऊपर या 0 से 5 फीट ऊपर की तरफ, तो इसमें जो है शून्य की संकल्पना होती है। भौतिक मापन की सभी इकाइयाँ समान अनुपात में होती हैं। जैसे 1 फुट के सभी इंच जो है समान दूरी पर स्थित होते हैं। मतलब अगर 1 फुट में 12 इंच होते हैं तो वो 12 इंच जो है एक बराबर होते हैं। इसी को बोलते हैं समान अनुपात में बटा होना। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा तो प्रत्येक सेंटीमीटर की दूरी जो है वो बराबर होती है। भौतिक मापन में किसी वस्तु या गुण का पूर्ण मापन संभव है। जैसे संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल की गणना कर सकते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कुल दूरी का मापन किया जा सकता है। भौतिक मापन स्थिर रहता है। जैसे किसी मेज की लंबाई 4 फुट है तो 4 साल बीतने के बाद भी उसकी लंबाई उतनी ही रहेगी, ना कि बदल जाएगी। अब आते हैं मापन और मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, नीड ऑफ मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। मापन और मूल्यांकन की सहायता से अभिभावकगण अपने बच्चों की प्रगति को जानते हैं, उनकी रुचि, योग्यता, क्षमता, व्यक्तित्व, सामर्थ्य, कमी आदि को पहचान के उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। मूल्यांकन के परिणामों का उपयोग शैक्षिक प्रशासन की व्यवस्था तथा नीति निर्धारण में करते हैं। समाज तथा राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षा में सुधार का एक सतत प्रयास होना आवश्यक है। अब संक्षेप में हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि मापन और मूल्यांकन के लिए आवश्यकता क्यों होती है। तो सबसे पहले क्या है, मापन और मूल्यांकन जो है उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
मापन तथा मूल्यांकन से जो है शिक्षा शास्त्री, प्रशासक, अध्यापक, छात्र तथा अभिभावक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा को जान सकते हैं, यानी किस सीमा तक जो है शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त किया गया है, ये मापन मूल्यांकन से ही पता चलता है। मापन तथा मूल्यांकन शिक्षक की प्रभावशीलता को इंगित करते हैं, क्योंकि अगर बालक कितना सीख रहा है, कितनी जल्दी सीख रहा है, इससे यह पता चलता है कि उसका शिक्षक कितना प्रभावशील है या कितने प्रभावशील ढंग से पढ़ा रहा है। मापन तथा मूल्यांकन से जो है शिक्षा के उद्देश्य को भी स्पष्ट करता है, क्योंकि जिन उद्देश्यों के बारे में पढ़ाई हो रही होगी उसी के बारे में जो है हम मापन मूल्यांकन भी करेंगे। मापन तथा मूल्यांकन छात्रों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता है। मापन मूल्यांकन से क्या होता है कि छात्रों को अपनी प्रगति के बारे में पता चलता है कि हाँ, मैं बेहतर कर पा रहा हूँ, या मैं कक्षा में किस पोजीशन पे हूँ, या मैं जितना सोच रहा था उतना बेहतर नहीं कर पाया, तो मुझे और ज़्यादा बेहतर करना है, या मैंने सबसे अच्छा किया है तो मुझे पूरे हो सकता है मैं क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे हूँ तो मुझे स्कूल में फर्स्ट पोजीशन लाना है, या मुझे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए जो है ये प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इससे अब जो है उसे अपने पोजीशन का पता चल जाता है कि मैं किस श्रेणी पे एग्जिस्ट करता हूँ। मापन तथा मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री आदि में आवश्यक सुधार किया जाता है। मापन और मूल्यांकन से क्या होता है कि हम देखते हैं कि क्यों रिजल्ट में कमी आ रही है, या क्यों रिजल्ट प्रभावित हो रहा है, तो इसमें क्या होता है हम उसके हिसाब से जो है पाठ्यक्रम में, शिक्षण विधियों में जो कमी रह जाती है उसमें आवश्यक सुधार करने के रास्ते या विकल्प हमें जो है मिलते हैं। और क्या है, मापन और मूल्यांकन कक्षा शिक्षण में सुधार लाता है। अध्यापक को अपनी कमी ज्ञात होती है, जिससे वह शिक्षण को अधिक सुसंगठित कर लेता है। मापन मूल्यांकन से क्या होता है कि मापन मूल्यांकन के द्वारा जो रिजल्ट निकलते हैं उससे शिक्षण में भी सुधार आता है, क्योंकि अध्यापक को भी समझ में आता है कि मेरी कहाँ कमी रह गई थी, तो अपनी कमियों में सुधार करके और अधिक सुसंगठित ढंग से और जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से शिक्षा देता है, जिससे कि बच्चों के उपलब्धि स्तर में सुधार हो सके और वे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। मापन और मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है, क्योंकि मापन मूल्यांकन के आधार पर उसकी जिस सब्जेक्ट में रुचि होगी उसमें ज़्यादा अच्छा बेहतर करेगा, तो उसके आधार पर उसको उसी विषय में उच्च शिक्षा लेने या उसी क्षेत्र में अपने व्यवसाय को चुनने का निर्देश भी जो है मापन मूल्यांकन द्वारा दिया जा सकता है। मापन मूल्यांकन से छात्र की रुचि, किस सब्जेक्ट में उसकी अधिक रुचि है या किस फील्ड में उसकी ज़्यादा रुचि है, उसकी कुशलताएँ क्या है, उसकी योग्यता क्या है, किसी चीज़ को या किसी सब्जेक्ट को लेकर उसका क्या दृष्टिकोण है, इन सब के बारे में जो है मापन और मूल्यांकन से जो है जाना जा सकता है। और मापन मूल्यांकन से विभिन्न कार्यक्रमों की उपयोगिता का ज्ञान भी किया जा सकता है। जैसे विभिन्न प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में ही देख लें तो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम नित्य प्रतिदिन चलते रहते हैं। सरकार द्वारा नए नए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे निपुण योजना चलाई जा रही है आजकल। उससे पहले अन्य योजनाएं जैसे DPEP योजना चलाई गई थी, सब पढ़ें सब बढ़ो योजना चलाई गई थी, और अभी हाल में ही जो है बच्चों के बेस को सुधारने के लिए जो है निपुण योजना का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इसका एक लक्ष्य निर्धारित है, तो इससे क्या होगा कि जब हम मापन और मूल्यांकन करेंगे बाद में, तो इस कार्यक्रम का कितना फ़ायदा हुआ ये पता लगेगा मापन और मूल्यांकन से। ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता, जो कि कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं, उनकी उपयोगिता, मतलब कार्यक्रम कितना सफल रहा, कितना उपयोगी था, ये जानने के लिए जो है मापन और मूल्यांकन का उपयोग होता है। इसी तरह से प्रेरणा लक्ष्य बनाया गया था। प्रेरणा लक्ष्य को हम कितना प्राप्त कर पाए, इसका रिजल्ट अच्छा रहा या कितना अच्छा रहा, ये सब जानने के लिए क्या है बच्चों का मापन और मूल्यांकन किया जाता है। उसी के आधार पे इसके बारे में जाना जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।